आज के टॉपिक में हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। ओके, इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। ओके, दिस इज अ ग्राफिक और इमेजिनरी इमेज ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। ऐसे वो लोग रहते होंगे। ओके, ये उनका लाइफस्टाइल इस तरह का था। दिस इज द मैप, ये मैप है उस टाइम का। ओके, यहाँ पे कुछ रीजन्स है, स्पॉट्स लाइक कुरु, पांचाल, कोसला, विदेह, विदर्भ। उसके बाद सिंधु, सिंधु नदी भी यहाँ पे है। कंबोज, ओके, वितस्ता नदी, अस्किनी नदी, ओके, जिस गांधारी, सप्त सिंधु नदी जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे है वो सब। शतुद्री यानी कि सतलज नदी। ओके, द वैदिक एज इज द heroic age of ancient Indian civilization. It is also the formative period when the basic foundation of Indian civilization were laid down. वैदिक एज एक हीरोइक एज है एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन का। ओके, क्योंकि इस एज में हिंदुइज्म का जो बेस था, द फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म, वो इस एज में हुआ था, वैदिक एज में। बिकॉज हिंदुइज्म इज द फाउंडेशनल रीजन ऑफ इंडिया एंड द सोशल रिलीजियस फिनोमिनन नोन एज कास्ट। ये जो हिंदुइज्म एंड कास्ट, ये जो दो फिनोमिनन थे, वो वैदिक एज में फाउंड हो गए। दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री लास्टेड फ्रॉम अराउंड 1500 BCE थ्रू 500 BCE। ओके, तो ये पीरियड फ्रॉम अराउंड 1500 BCE थ्रू 500 BC, that is from the early days of the Aryan migration into northwest India through to the age of the Buddha। मतलब इंडस सिविलाइजेशन के बाद जो पीरियड है 1500 BC काउंट होता है, उस समय से लेकर अप टू जो बुद्ध, तथागत बुद्ध का जो पीरियड है, उस तक के पीरियड तक का जो टाइम है, उसको वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। ओके, इंडो आर्यन माइग्रेशंस, तो वैदिक पीपल्स थे, उनको आर्यंस कहा जाता था। ओके, और ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने माइग्रेशन किया था फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। ओके, तो कहाँ से इन्होंने माइग्रेशन किया था? फ्रॉम द हिंदुकुश, हिंदुकुश पर्वत है एक, वहां से, और द प्लेट्यू ऑफ ईरान, ईरान या फिर इनको ईरानियंस भी कहा जाता है। इसके प्रॉपर एविडेंस नहीं है, अलग अलग जो हिस्टोरियंस है इनके अलग अलग मतलब थेरीज है। कोई बताता है वो बाहर से आए हैं इंडिया में, अदरवाइज कोई बताता है कि वो प्रॉपर रेसिडेंशियल ऑफ इंडियंस ही थे। इसके ऊपर एकेडमिक डिबेट चल रही है बहुत, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो प्रॉपर इंडियंस ही थे। ओके, तो हिंदू कुश पर्वत से ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने इंडिया में ट्रेवल किया था फ्रॉम द प्लेट्यू ऑफ ईरान। देन वहां पे आके वो इस रीजन में ठहरे हुए थे, उन्होंने एक ट्राइब बनाया था, वैदिक ट्राइब। इस जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जो लिटरेचर था या फिर बुक था, जिसको वेद कहा जाता है, वेदास का उन्होंने यहाँ पे क्या की थी, रचना की थी। इसके लिए इस वैदिक पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इस सप्त सिंधु प्रदेश में इन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। ओके, हम देख सकते हैं मैप में, इंडिया एंशिएंट इंडिया का मैप है, हिमालय पर्वत है यहाँ पे गंगा नदी दिखाई गई है, विंध्य माउंटेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे अरेबियन सी है, एंड देन हियर बे ऑफ बंगाल। ओके, अंडरस्टूड। अर्ली वैदिक पीरियड। ओके, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, जब वो उन लोगों ने माइग्रेशन किया था इंडो आर्यंस ने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जिस रीजन पे रहे थे, सप्त सिंधु प्रदेश जिसको कहा जाता था, उस प्रदेश को क्या कहा जाता है, या उस इरा को क्या कहा जाता है, पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड। ओके, हम देख सकते हैं मैप में, ये येलो कलर का जो रीजन है, ये क्या है, ऋग्वेदिक ट्राइब है, यहाँ पे ये लोग रहते थे।
ओके, यहीं पे उन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। ओके, आफ्टर दैट उन लोगों ने यहाँ से माइग्रेशन करके वो पूरे देश में फैल गए थे। ओके, तो वहाँ पे फिर उस फेज को कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड। वो हम लेक्चर में देखेंगे, आगे के टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड मैप। ओके, तो उन्होंने यहाँ से माइग्रेशन किया था, यहाँ पे उन्होंने एक ट्राइब बनाया था अपना, यहीं पे उन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। ओके, अंडरस्टूड। Foreigners from the north are believed to have migrated to India and settled in the Indus Valley and Ganga's plain from 1800 to 1500 BC. The most prominent of these groups spoke Indo-European language and were called Aryans or noble people in Sanskrit language. Okay, understood? These Indo-Aryans were a branch of the Indo-Iranians who originated in present-day northern Afghanistan. By 1500 BC, the Indo-Aryan had created small herding and agricultural communities across northern India. Okay? अभी अभी मैंने जो बताया कि ये जो आर्य शब्द है ये एक जातिवाचक शब्द नहीं, ये कैसा है, एक भाषिक यानी लिंग्विस्टिक ये वर्ड है, भाषिक शब्द है। एक जाति, आर्य एक जाति नहीं है, ये क्या है, भाषिक शब्द है। वो जो लैंग्वेज बोलते थे संस्कृत, इंडो इरानियंस से वो मेल खाती थी। जैसे कि संस्कृत में हम माता को मातृ कहते हैं, वैसे वो इंडो इरानियंस जो लैंग्वेज थे उसमें मातर कहा जाता है। जैसे कि पिता को पितृ कहा जाता है, तो उनके लैंग्वेज में कहा जाता है पीतर कहा जाता है। तो ये सिमिलरिटीज बहुत सारी फाउंड्स हो गई थी, तो इसी की वजह से हिस्टोरियंस या फिर जो कोई आर्कोलॉजिस्ट थे इन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि ये लोग इंडो इरानियंस यानी कि वहां से इन्होंने माइग्रेशन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने समाज की रचना के लिए एक वर्ण सिस्टम बनाई थी। ओके, वर्ण यानी क्लास बनाए थे उन्होंने। द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोशल क्लास डिवीजन made in the Vedic period in the Brahmanical books like Manusmriti. It is important to note that the word caste is derived from the Portuguese word casta, which means breed or race. Okay? तो ये जो वर्ण सिस्टम है इन्होंने बनाई थी आफ्टर वो यहाँ पे आने के बाद उनकी जो सोशल लाइफ थी उसको जीने के लिए उन्होंने क्लास बनाए समाज में, जिसको वर्ण कहा जाता है। और इसका उल्लेख एक ब्राह्मणिकल बुक्स है जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, इसमें इसका उल्लेख हमको मिलता है। वन थिंग इज हियर, कास्ट ये जो वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेटेड या डिराइव कहा गया है, तो ये एक पोर्तुगीज वर्ड है कास्ट। ओके, पोर्तुगीज वर्ड है कास्टा, इसी से ये वर्ड डिराइव हो गया है कास्टा। ओके, विच मीन्स ब्रीड। अंडरस्टूड? वैदिक वर्ण सिस्टम। तो ये थे मनु थे, ऐसे एक ऋषि थे, इमेजिनरी इमेज है इनकी ये, मनुस्मृति की रचना करते हुए। तो इन्होंने ऐसी मनुस्मृति बनाई होगी। ओके, तो इस स्लाइड पे हम देख सकते हैं मनुस्मृति का एक पेज, ऐसे श्लोक्स उन्होंने संस्कृत में लिखे थे समाज की रचना या फिर उनके जो कुछ रूल्स थे। ओके, वो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किए थे कि ऐसे ही समाज को चलना चाहिए। ओके, ये मनुस्मृति थी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस ऑफ वर्ण सिस्टम। पर्पस, तो इसकी जरूरत क्यों थी? ब्राह्मण्स आर द टीचर्स एंड वाइज मेन, समटाइम्स प्राइस्ड। ओके, क्षत्रिय आर द वॉरियर्स, वैश्य आर द मर्चेंट्स एंड शूद्रास आर द सर्विस प्रोवाइडर। जो उन्होंने वर्ण सिस्टम बनाई थी उसमें उन्होंने 4 क्लास फाउंड किए थे। उसमें थे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो इनसे जो सबसे ऊपर थे उनको ब्राह्मण्स कहा जाता था। ओके, द वर्ण आर बेसिकली ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्वालिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल। These qualities allow them to perform to their best in their vocation. Okay, तो जो ये वर्ण सिस्टम था ये किसके ऊपर था? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, वो जो काम करते थे इस इन द अर्ली वैदिक पीरियड। इसमें जो वर्ण सिस्टम था ये किसके ऊपर डिपेंड था?
ऑन द ऑक्यूपेशन बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ओके, उनके काम के ऊपर था। ओके, चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ओके, ये है उनकी इमेज। देखते हैं हम, इस टाइप का उनका गेटअप रहता होगा जो वर्णन हमको इतिहास या बुक्स में जो मिलते हैं। तो ब्राह्मण ऐसे रहते थे। ओके, पूजा पाठ, पूजा विधि, या फिर टीचर्स, हाई क्लास जो लोग थे वो ऐसे थे। लाइक बुक्स भी उनके साथ रहते थे। बुक्स भी कौन से थे, वो वेदास देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्षत्रिय, ब्राह्मणों का काम क्या था, ओनली प्रोवाइड नॉलेज। टीचर्स ऐसे थे वो लोग, पूजा विधि करने का अधिकार इनको सिर्फ था। उसके बाद नेक्स्ट कास्ट थी, वर्ण था क्षत्रिय। क्षत्रियों को क्या अधिकार था, दे हैव टू राइट टू डिफेंस देयर स्टेट, मतलब डिफेंस करना, युद्ध करना, ये सिर्फ उनका ही अधिकार था। दूसरे कोई युद्ध नहीं कर सकते हैं। ओके, ये उनका काम था। उसके बाद आता है वैश्य। इन लोगों का काम था लाइक मर्चेंट्स, दे आर मर्चेंट्स, यानी कि व्यापारी वो थे, व्यापार करते थे, संपत्ति जमा करते थे। एंड द लास्ट वन आर दी शूद्रास। इनका काम था only provide the service to these three upper class. Okay, this is all about the वर्ण सिस्टम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये एक ग्राफिकल इमेज है, ट्रायंगल शेप में बनाया है। तो ये समाज की रचना थी वैदिक पीरियड की। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स थे, नीचे क्षत्रिय थे, वैश्य थे, और फिर नीचे शूद्रास थे। ऐसा माना जाता है, या फिर कोई कोई हिस्टोरियंस ऐसा भी निष्कर्ष निकालते हैं, ये जो शूद्रास थे वो क्या थे, नॉन आर्यंस थे। इसी वजह से इनको समाज के सबसे निचले हिस्से में रखा था। दे आर द फार्म वर्कर्स, सर्वेंट्स एंड लेबर्स। दे हैव ओनली वन वर्क, टू प्रोवाइड सर्विस। ओके, और ये समाज के सबसे निचले हिस्से में थे। तो वर्ण सिस्टम ये ऐसा था कि जो ऊपर वाले लोग हैं वो नीचे नहीं आ सकते थे, नीचे वाले लोग यहाँ पे नहीं जा सकते थे, या ऊपर नहीं जा सकते थे। अगर ब्राह्मण के घर में अगर कोई ब्राह्मण पैदा होता है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा। शूद्र के घर पे अगर कोई शूद्र पैदा होता है, उसको कितना भी नॉलेज रहे, कुछ भी हो, वो शूद्र ही रहेगा। वैश्य के घर पे भी कोई अगर पैदा होता है, उसके अंदर क्वालिटीज है लाइक वॉरियर्स, बट वो नहीं कर सकता क्योंकि वो नियम है उन्होंने बनाया हुआ, वो उसके लिए अलाउड नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं हम। तो ये है इनका ओरिजिन, मतलब मनुस्मृति में एक एविडेंस दिया जाता है कि इनका जो उगम, ये चार वर्णों का जो लोग है, इनका उगम कैसा हुआ है। तो ये भगवान के जो माथे से या फिर सिर से जिनका जन्म हुआ, उन लोगों को ब्राह्मण कहा जाता है। उनमें क्या क्वालिटी थी, नॉलेज, मतलब वो लोग बहुत ज्ञानी थे। नेक्स्ट आता है क्षत्रिय। ये कहाँ से इनका जन्म हुआ था, भगवान के बाहु में से। इनका काम क्या था, ओनली फॉर द डिफेंस। नेक्स्ट आते हैं वैश्य। इनका जन्म कहाँ से हुआ था, भगवान के नाभि से या फिर पेट से, इस रीजन से भगवान का इनका जन्म हुआ था, वैश्य। और वो किसको डिनोट करते हैं, सस्टेन्स या फिर संपत्ति या व्यापार, ट्रेड, इसको वो डिनोट करते हैं। और लास्ट वन जो थे शूद्र, इनका जन्म कहाँ से हुआ था, भगवान के पैरों से। तो इनका काम यही था, टू प्रोवाइड द सर्विस, ओनली प्रोवाइड द सर्विस, यही इन लोगों का काम था। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक वैदिक लिटरेचर, यानी वैदिक साहित्य। The Vedas are the large bodies of religious texts that is composed of Vedic Sanskrit and originated in ancient India. They form the oldest scriptures of Hinduism and the oldest layers of Sanskrit literature. The Vedas are said to have passed on through verbal transmission from the generation to the next generation. Therefore, they are also known as Shruti. The Vedic literature consists of four Vedas, okay, namely Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, and Atharva Veda. The mantra text of each of the Vedas is called Samhita.
अंडरस्टूड अबाउट द वैदिक लिटरेचर। ये वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक साहित्य के बारे में था। 4 मेन्स वेदास थे, नेमली आर दी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द मंत्र टेक्स्ट ऑफ ईच वेदास इज कॉल्ड एज संहिता। इनको संहिता कहा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऋग्वेद, ऋग्वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में तो हम सबको पता होगा कि उसमें क्या बताया है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन के बारे में बताया गया है। लेकिन उसकी आयुर्वेद की भी कुछ संहिता है, जैसे कि कुछ ओल्ड एंशियंट बायोलॉजिस्ट या फिर कुछ डॉक्टर्स थे लाइक सुश्रुत और चरक। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च की थी, इन्वेंशन की थी, डिस्कवरीज की थी। उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट फाउंड किए थे ऑन ब्रेन ट्यूमर, अदरवाइज सम ऑपरेशंस के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था। तो अगर हमको उनकी थ्योरी समझनी है तो हमको 2 संहिता पढ़नी पड़ती है। सुश्रुत ये जो थे बायोलॉजिस्ट, इनकी अगर हमको स्टडी करनी है तो हमको सुश्रुत संहिता, ये इनका जो ग्रंथ है, यहाँ पे जो बताया है वेदास, द मंत्र टेक्स्ट ऑफ ईच वेदास इज कॉल्ड एज संहिता। तो सुश्रुत संहिता हमको पढ़ना पड़ता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आयुर्वेद। और चरक ये एक ऐसे बायोलॉजिस्ट थे, हाँ सर्जन थे, इनके अगर हमको थ्योरी या फिर उनकी सर्जरी की जो ट्रीटमेंट्स प्रोसीजर्स थी उनको अगर हमको स्टडी करना है तो हमको चरक संहिता पढ़ना पड़ता है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ द वैदिक literature. There are broadly 2 types of Vedic literature. First one is Shruti literature and second one is Smriti literature. Okay, the Shruti literature के बारे में हम देखते हैं। The word Shruti from the term Shruti literature means to hear. Shruti means क्या होता है, hear यानी कि सुनना, and it describes the sacred texts which comprise of Vedas, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads. Okay, understood? Shruti literature is canonical, consisting of revelation and unquestionable truth and is considered eternal. श्रुति वो क्या है, इटर्नल यानी अंतर्गत से ही वो आती है, और इसके जो थेरीज है या फिर जो क्वेश्चन है उसके वो क्या है, अनक्वेश्चनेबल, वो ट्रूथ है, हमको मानना ही पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट दी श्रुति। जैसे कि श्रुति हमने अभी पहले ही देखी, मनुस्मृति और रहती है नारद स्मृति, ऐसे बहुत सारी श्रुतियां है। ओके, दीज आर दी वैदिक लिटरेचर फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप हम देखते हैं स्मृति लिटरेचर। ओके, वेयर एज द वर्ड स्मृति लिटरली मीन्स टू बी रिमेम्बर। श्रुति मीन्स टू हियर मतलब सुनना, एंड स्मृति, स्मृति मतलब रिमेम्बर, मतलब रिमेम्बर यानी कि क्या, याद रखना, एंड विच इज सप्लीमेंट्री में चेंज ओवर टाइम। स्मृति लिटरेचर is the entire body of the post-Vedic classical Sanskrit literature and consists of Vedanga, Shadadarshan, Puranas, Itihas, Upaveda, Tantra, Agamas and Upanga. Okay, next देखते हैं हम Vedic literature classified into major following categories: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, एंड उसकी संहिता है ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषदस। ओके, 4 टाइप्स ऑफ वेदास जो हमने देखा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओके, अंडरस्टूड। अभी हम देखते हैं जब इंडो आर्यंस ने माइग्रेशन किया था, उसके बाद जब वो आए थे इंडिया में, या फिर जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जहाँ पे जिस रीजन्स पे थे जहाँ पे उन्होंने ऋग्वेद की रचना की, मनुस्मृति की रचना की, समाज को कैसा रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए समाज। ओके, तो उस ईरा को या उस पीरियड को कहा जाता है अर्ली वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड या के दो फेजेस है। ओके, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इसी पीरियड में ऋग्वेद की रचना हो गई थी। ओके, इसलिए इसको ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। कौन सा काल यहाँ पे आता है, समय आता है फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC। BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ओके, अंडरस्टूड।
नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द इमेजिनरी स्लाइड्स है ये। वैसे ऋग्वेद में ऐसे श्लोक्स रहे होंगे, ऐसे इमेज ऐसे रहते होंगे अर्ली वैदिक पीरियड में जब उन्होंने बनाया था। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे भगवान विष्णु भी यहाँ पे दिखाया गया है, गए हैं। देवता थे कुछ सम, यहाँ पे कुछ सिरोमनीज है लाइक, हाँ, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, इनिशियली द आर्यंस लिव इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु, लैंड ऑफ दी सेवन रिवर्स। ओके, जहाँ पे आर्य फर्स्ट टाइम आए थे, जिस लैंड पे वो रहते थे, उस रीजन को क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु रीजन, यानी कि लैंड ऑफ दी सेवन रिवर्स। सात, जो सप्त यानी सेवन, सात सात नदियां थी यहाँ पे। कौन कौन सी सात नदियां थी वो हम देखते हैं। ओके, सिंधु यानी कि इंडस, एशियंट नेम सिंधु का था इंडस। विपाश मतलब बीएस, वितस्ता यानी कि झेलम, परुष्णी यानी कि रावी, अस्किनी मतलब चिनाब, शतुद्री यानी सतलज, एंड सरस्वती। ओके, इसी सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यंस ने क्या किया था? ऋग्वेद की रचना की थी। और ये सप्त सिंधु यही रिवर्स है। इस रिवर्स के नाम याद रखो, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये इनके मॉडर्न नेम है, ये एंशियंट नेम है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु नदी का एंशियंट नेम क्या था? तो वो हमको पता होना चाहिए, क्या था नाम? इंडस। या फिर परुष्णी नदी का एंशियंट नेम क्या था? ओके, तो वो रावी हमको मालूम होना चाहिए, फिर रावी परुष्णी, ऐसा अल्टरनेट भी वो पूछ सकते हैं। झेलम वितास्ता या फिर वितास्ता झेलम। ओके, दोनों नाम ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओनली सरस्वती, सरस्वती नदी का नाम एक ही है। ओके, अंडरस्टूड? दिस इज द मैप ऑफ दिस रिवर। ओके, ये कैसी रही होगी नदियां, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदियों की देखो, दृश्यवती, यमुना, सतलज, बियास, सतलज यहाँ तक है। इसके बाद हम देख सकते हैं ये जो रीजन है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ये रीजन है। इसके बाद ये एक रीजन, मतलब यही रीजन है। इसी रीजन पे कौन रहे थे? वैदिक आर्यस, ये यहाँ पे रहे थे, क्योंकि नदियां यहाँ पे बहुत पास थी। और इसी प्रदेश के उन लोगों ने नाम दिया था सप्त सिंधु प्रदेश। ओके, जब वो लोग रह रहे थे वहां पे, उसके बाद उन्होंने उनकी समाज की रचना की, कैसा रहना है। तो हम देखेंगे उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि उनकी जो राजनीतिक जीवन था उनका, वो कहता था ओके, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ किंग नोन एज ए राजन। ओके, राजा को किंग जो था उनका, उसको राजन कहा जाता था। पैट्रियार्कल फैमिलीज, जना वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट इन ऋग्वेदिक टाइम्स। ओके, जन ये जो था, ये लार्जेस्ट सोशल यूनिट था ऋग्वेदिक टाइम्स में। सोशल ग्रुपिंग लाइक कुल यानी कि फैमिली, ग्राम, विसु एंड जना। ओके, ट्रिबल्स असेंबलीज वेयर कॉल्ड सभा एंड समिति। ओके, ये असेंबलीज थी उनकी, ऋग्वेद में इनका सभा एंड समिति का उल्लेख मिलता है हमको। सभा एंड समिति ऐसी असेंबलीज थी, वहां पे उनका डिस्कशन होता था, कोई रूल बनाना होता होगा, अगर कोई और उनको निर्णय लेना होता होगा, तो इन दोनों के ही समिति से, यानी कि सभा और समिति, ऐसी दो उनके असेंबलीज थी, वहां पे ही उसके ऊपर डिस्कशन होता था। फिर वो उनका जो कुछ निर्णय था वो लोग लेते थे। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिबल किंगडम्स कौन कौन थे? भारतस, मत्स्य, यदुस एंड पुरुष। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ट्रिबल या फिर ट्राइबल किंगडम्स वो थे। ओके, तो अभी हम देखते हैं उनका राजनीतिक जीवन हमने देखा, अभी देखते हैं उनका सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि उनका उनका सामाजिक जीवन उनका कैसा रहा होगा। ओके, तो वुमन एंजॉय रिस्पेक्टेबल पोजीशन। Understood this thing? This point is most important in early Vedic period. Listen, in early Vedic period, women enjoy a respectable position. वुमेन्स थी, उनकी लाइफ एकदम रिस्पेक्टेबल थी। ओके, उनके ऊपर समाज में कोई भी बंधन नहीं था। दे वेयर अलाउड टू टेक पार्ट इन सभा एंड समितिज।
देयर, ओके, वो उनको क्या अलाउ किया जाता था, सभा और समिति, ये जो उनकी जो असेंबलीज थी वहां पे उनके जो निर्णय थे या फिर उनके जो कुछ मत थे, वो वहां पे वो प्रयास कर सकती है, वहां पे वो बता सकते थे। ओके, देयर वेर वुमेन पोएट्स टू, वुमेन पोएट्स भी थे, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वेश्वरा एंड घोषा। अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसे वुमेन्स भी थी जिन्होंने वेदों की रचना की थी, कुछ श्लोक थे वेदों के जिन्होंने बनाए थे, तो वो कौन कौन थे, अपाला, लोपमुद्रा, विश्वेश्वरा एंड घोषा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऋग्वेदिक वुमेन्स के नाम बताओ जिन्होंने श्लोक या फिर ऋग्वेद में रचना की थी, अपने श्लोक दिए थे, ये अपाला, लोपामुद्रा, विश्वेश्वरा एंड घोषा। ओके, नेट में ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, अपाला एंड लोपामुद्रा के बारे में बहुत बार आ चुका है नेट एग्जाम में। ओके, कैटल स्पेशली काऊ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली वैदिक पीरियड में काऊ यानी कि गाय जिसको हम कहते हैं या फिर गौ माता जिसको कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल था अर्ली वैदिक पीरियड में। ओके, मोनोगामी वाज प्रैक्टिसाइड बट पोलोगामी वाज ऑब्जर्व अमंग रॉयल्टी एंड नोबल फैमिलीज। ओके, देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज, अर्ली वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। ओके, ये लेटर वैदिक पीरियड में होता था, अर्ली वैदिक पीरियड में कहाँ पे भी चाइल्ड मैरिज यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, बाल विवाह, इसका उल्लेख हमको नहीं मिलता। सोशल डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बट वेयर नॉट रिजिड एंड हेरिडिटरी, मतलब समाज में उच्च नीच भाव था लेकिन वो इतना मतलब अनुवंशिक या फिर इतना कुछ ज्यादा विषमता नहीं थी समाज में। अंडरस्टूड। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो उनकी आर्थिक जीवन उनका था, उनका ऑक्यूपेशन या फिर उनके व्यवसाय क्या थे, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। दे वेयर pastoral and cattle rearing people। ओके, वो क्या कहते थे, कैटल रियरिंग पीपल्स थे, पैस्ट्रल थे। ओके, दे इंडल्ज इन एग्रीकल्चर, उन्होंने खेती की या फिर एग्रीकल्चरल की शुरुआत की थी। प्रोडक्ट्स मेड आउट ऑफ कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज वेर इन यूज। ओके, कॉपर, आयरन एंड ब्रॉन्ज, इनका उनको नॉलेज था, उनके डेली यूज में ये थे, इनसे वो इक्विपमेंट बनाते थे और अदरवाइज उनके कुछ वेयर्स या फिर कुछ अदर अपरेटस रहेंगे वो बनाते थे। दे हैड हॉर्स चैरियट्स, चैरियट्स, हॉर्स चैरियट्स भी थे। रिवर्स वेयर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, नदियों का सही इस्तेमाल वो करते थे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो रिवर्स का यूज करते थे। कॉटन एंड वुलन फैब्रिक वेयर स्पून एंड यूज, कॉटन एंड वुलन का भी नॉलेज था। इनिशियली ट्रेड वाज कंडक्टेड थ्रू द बार्टर सिस्टम बट लेटर ऑन कॉइन्स कॉल्ड निष्का वेयर इन यूज। ओके, इनिशियली बार्टर सिस्टम से वो क्या करते थे, व्यापार करते थे, मतलब अपनी तरफ की चीज देना और दूसरी चीज लेना, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन फर्स्ट उन्होंने एक कॉइन इंट्रोड्यूस किया, उसको क्या कहा जाता है, निष्क। उसके बाद निष्क के साथ ट्रेड व्यापार होता गया। ओके, अंडरस्टूड अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलीजन। इन द अर्ली वैदिक पीरियड द वर्शिप नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, फायर, वाइंड, रेन एंड थंडर, मतलब यानी कि जमीन, हवा, पानी, अग्नि, इनकी वो क्या करते थे, पूजा करते थे, भगवान उनको उनकी ही वर्शिप वो करते थे। ओके, इन्हीं को ही वो भगवान मानते थे। इंद्रा द थंडर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी, अदर डेटीज वेयर पृथ्वी, अर्थ, अग्नि, फायर एंड वरुणा। इंद्र ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट देवता थे अर्ली वैदिक पीरियड में। ओके, इनके बाद इनके आते हैं पृथ्वी, अग्नि, वरुण। ओके, इनके नाम से इनके बाद आते हैं। फीमेल डेटीज वेयर उषा एंड आदिति, ये दोनों भी देवताएं थी, फीमेल गॉडेस थी। ओके, देयर वेर नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्शिप, अर्ली वैदिक पीरियड में टेम्पल्स नहीं थे एंड नो आइडल वर्शिप। ओके, अंडरस्टूड। अर्ली वैदिक पीरियड में नो टेम्पल्स एंड नो वर्शिप्स। ये हो गया हमारा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। ओके,
अर्ली वैदिक पीरियड में जब वहाँ पे वो लोग रह रहे थे, उन्होंने बहुत सारी उनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ जीना शुरू किया। उनकी जब लोक संख्या बढ़ने लगी, तादाद उनकी बढ़ने लगी उस ट्राइब की, तो उन्होंने अगेन माइग्रेट किया उसी रीजन में, यानी कि इंडिया में ही वो स्प्रेड हो गए सभी जगह पे, ऑल ओवर इंडिया। आफ्टर जब वो स्प्रेड हो गए, उस ईरा को या फिर उस पीरियड को क्या कहा जाता है? लेटर वैदिक पीरियड। और जब उनके सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिस उन्होंने माइग्रेट करने के बाद, उस पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है? लेटर वैदिक पीरियड। और वो पीरियड कौन सा है? 1000 BC टू 1600 BC। अंडरस्टूड? BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ओके। लेटर वैदिक पीरियड को पेंटेड ग्रेवेयर फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय से पेंटेड ग्रेवेयर है वो क्या हो गए? ओरिजिनेट हो गए, इंट्रोड्यूस हो गए सोसाइटी के लिए। ओके। तो इसके लिए लेटर वैदिक पीरियड को पेंटेड ग्रेवेयर भी कहा जाता है। एक बात ध्यान में रखो, अर्ली वैदिक पीरियड को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक पीरियड, क्योंकि उस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। और लेटर वैदिक पीरियड को पेंटेड ग्रेवेयर फेज भी या पीरियड कहा जाता है। ओके। अब हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे उनकी पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन कैसा था। किंगडम्स लाइक महाजनपदास वेयर फॉर्म by amalgamating of smaller kingdoms। ओके। महाजनपदास फॉर्म हो गए, जिसको हम 16 महाजनपद जो है वो यही से फॉर्म हो गए थे। स्मॉल स्मॉल किंगडम्स का अमलगम हो गया था, मतलब ज्वाइन करके ये एक ही महाजनपद बनाया गया था। जैसे कि कौन कौन से थे महाजनपद? उज्जैन, अवंती, गांधार, ऐसे जो महाजनपद थे वो यहाँ पे फॉर्म हो गए थे। किंग्स पावर इंक्रीज एंड वेरियस सैक्रिफाइसेस वेयर परफॉर्म बाय हिम टू इनहेंस हिज पोजीशन। राजा की पावर, किंग्स जो राजन था उसकी पावर क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। एंड वेरियस सैक्रिफाइस वेयर परफॉर्म, जिसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड्स में। कौन कौन से सैक्रिफाइस, जिसको यज्ञ कहा जाता था, वो यहाँ से उन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। ओके। सैक्रिफाइसेस, ओके, सैक्रिफाइसेस वेयर राजसूय। ओके। यानी कि राजसूय यानी कॉन्सिक्रेशन सिरोमनी, यानी कि राज्याभिषेक भी जिसको हम कह सकते हैं, वाजपेय एंड अश्वमेध, इस टाइप के सैक्रिफाइसेस यानी कि यज्ञ थे जो ये राजा या फिर ये जो किंग्स थे वो करते थे लेटर वैदिक पीरियड में। ये बहुत वो लोग करते थे। उन्होंने फिर यज्ञ स्टार्ट करने के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर ही कंसंट्रेट किया। उनको ऐसा लगता था अगर भगवान को हमारी अगर बात उनको पहुंचानी है तो इसी माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। ओके। तभी भगवान के पास जा सकते हैं और तभी हमको मोक्ष मिल सकता है। दिस सभा समिति डिमिनिश इन इम्पोर्टेंस। सभा और समिति का महत्व कम हो गया था। अगर कोई नियम बनाना है, रूल बनाना है, कोई डिसीजन लेना है तो क्या करना पड़ता था? ओनली किंग ही अपना डिसीजन लेते थे। ओके। दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ओके, इन लेटर वैदिक पीरियड। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक जीवन कैसा था। देखते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड का हमने देखा ये, अभी सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड का। द वर्ण सिस्टम ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन become more distinct. This become less based on occupation. जो वर्ण सिस्टम हो गया था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ था। हाँ, समाज में बहुत भेदभाव पैदा हो गए थे। मोर डिस्टिंक्ट, स्ट्रिक्ट हो गया था। ओके। ब्राह्मणों का काम सिर्फ ब्राह्मण कर सकते, क्षत्रियों का क्षत्रिय कर सकते थे, वैश्यों का वैश्य और शूद्रों का शूद्रों को ही करना पड़ेगा ही, ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। अगर कोई शूद्र व्यापार करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता था। अगर कोई वैश्य सर्विस यानी कि शूद्रों का काम करना चाहता है
तो वो नहीं हो सकता था, ऐसा समाज में रूल बनाया गया था। द फोर डिवीजन ऑफ सोसाइटी डिक्रीजिंग सोशल social ranking were Brahmins, okay, Kshatriya, Vaishya and Shudras, okay. Shudras yani servers of the upper three classes, okay, understood. Next slides point देखते हैं हम. Women were not permitted to attend public assemblies like Sabha and Samitis. Their position in society is lowered, okay. जो महिलाएं थी उनको अर्ली वैदिक पीरियड में जब सभा एंड समिति जो असेंबलीज थी उसमें वो जा सकती थी, बट इन द लेटर वैदिक पीरियड में ऐसे कुछ पॉलिटिकल या फिर कोई घटनाएं घड़ी होगी कि उन्होंने वुमेन्स के ऊपर बहुत सारे बंधन डाल दिए, ओके, वुमेन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया सभा में और समिति में भाग लेने के लिए, वो उनके मत वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर बहुत सारे निर्बंध यानी कि बंधन लगाए गए. चाइल्ड मैरिज बिकम कॉमन, ओके, तो बाल विवाह प्रथा ये जो है लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो गई थी. सब कास्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन आल्सो इमर्ज, गोत्रस वेयर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, सब कास्ट फॉर्म हो गए, और गोत्रास का भी यहाँ पे क्या हो गए, फॉर्म्स हो गए. नेक्स्ट हम देखते सोशल स्ट्रक्चर देखा. अब हम देखते हैं जो लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे उनका इकोनॉमिकल लाइफ कैसा होगा, ओके. एग्रीकल्चरल वाज द चीफ ऑक्यूपेशन, ओके. ये इन लोगों को एग्रीकल्चरल यानी कि खेती का बहुत अच्छे से नॉलेज आ गया था, इसलिए उन लोगों ने एग्रीकल्चर को उनका चीफ ऑक्यूपेशन, उनका मेन जो बिजनेस है वो खेती को ही बनाया. इंडस्ट्रियल वर्क like metal work, pottery and carpentry work also was there. इसी के साथ साथ कोई लोग मेटल वर्क यानी कि मेटल्स का जो वर्क, अदरवाइज इंडस्ट्रीज या फिर कुछ मेटल इक्विपमेंट्स रहे होंगे या मेटल के जो उनके स्वार्ड्स या फिर उनके जो हथियार होते थे वो भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था. पॉटरीज जैसे कि इस पीरियड को ही लेटर वैदिक पीरियड को ही कहा जाता है ग्रेवियर, पेंटेड ग्रेवियर पीरियड. यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन की थी पॉटरी सिस्टम में. उसके बाद कारपेंट्री वर्क, जो वुडन इक्विपमेंट्स है वो भी अच्छी तरह से इनको आता था, ये भी उन्होंने शुरू किया था. देयर वॉज फॉरेन ट्रेड ऑल्सो विद बेबीलोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे इन्होंने ट्रेड भी शुरू किया था, व्यापार वो किंग के साथ किया था. ये बेबीलोन वाली एक जो सभ्यता थी आउट ऑफ इंडिया, वो क्या करते थे, फॉरेन ट्रेड फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, फ्रॉम वैदिक लेटर वैदिक पीरियड टू, मतलब वो सोसाइटी से बेबीलोन तक वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे. जैसे कि हमने इंडस सिविलाइजेशन में देखा, इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया जो इजिप्ट में जो है संस्कृति, वो उन लोगों के साथ जब वो करते थे व्यापार, तो ये जो है वैदिक पीरियड के लोग वो बेबीलोन के साथ करते थे. ओके, अंडरस्टूड अबाउट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, द रिलीजन. रिलीजन देखते हैं, धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था इन लेटर वैदिक पीरियड. ओके, प्रजापति क्रिएटर एंड विष्णु प्रिजर्वर बिकेम इंपॉर्टेंट गॉड्स. दो गॉड इंपॉर्टेंस हो गए थे, प्रजापति यानी कि निर्माता और विष्णु प्रिजर्वर यानी कि रक्षक. ऐसे दो बहुत बड़े दो गॉड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन गए थे. इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस, इनका थोड़ा सा महत्व कम हो गया था. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर डिमिनिश एंड द रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस बिकम मोर इलैबोरेट. ओके, जो प्रेयर्स थी मतलब जो भगवान की प्रार्थना करते थे लोग, वो थोड़ा बंद हो गया और लोगों को ऐसा लगने लगा कि सम रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस आर दी मोर इम्पोर्टेंट. इसी के माध्यम से वो भगवान के साथ अपना क्या कर सकते थे, कांटेक्ट कर सकते थे, भगवान को प्रसन्न कर सकते. ओके, द प्राइसली क्लास बिकम वेरी पावरफुल. प्रीस्टली क्लास मतलब जो भगवान के जो पुजारी वगैरह लोग थे उनको प्राइस कहा जाता है, वो क्या बोलते हैं, बहुत पावरफुल बन गए थे. एंड दे बिकम डिक्टेटेड, एक तरफ से वो राज्य करते भी बन गए थे क्योंकि जो किंग्स थे वो इनके ही अंडर आने लगे थे, इनके पास उनको पावर उनके पास आ गई थी. ओके, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्थोडॉक्सी. ओके, ड्यू टू दिस ऑर्थोडॉक्सी रिचुअल्स और जो सैक्रिफाइसेस, इनका समाज में इतना बहुत बड़ा असर पड़ गया था, बहुत सारी मतलब बैड थिंग्स होने लगी थी.
इसी वजह से क्या हो गया था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का क्या हो गया था, उदय हो गया था। ओके, और उस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का उदय होने के बाद ही इस पीरियड को समाप्ति माना जाता है, फ्रॉम द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अंडरस्टूड अबाउट दिस अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ओके, अभी हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैदिक लिटरेचर यानी कि वैदिक साहित्य, जो हमने पहले भी देखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्या था, वैदिक लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये थे, वेदास थे, बुक्स थे उनके, लिटरेचर थे उनके। ओके, इसके बाद द ग्रेट इंडियन एपिक्स ऑफ महाभारत एंड रामायण वेर अल्सो कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। रामायण और महाभारत ये इसी पीरियड में क्या कर दिए गए, कंपोज किए गए। ओके, ये जो हमारे देश के जो दो महान एंशियंट ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, रामायण एंड महाभारत, ये इसी पीरियड में कंपोज किए गए, इनकी रचना हो गई थी। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं हम अभी पॉइंट 16 सैक्रामेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स इन दिस लेक्चर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 16 सैक्रामेंट्स। सैक्रामेंट्स यानी कि संस्कार, 16 संस्कार, जिसको 16 संस्कार भी हम कहते हैं, हर एक इंसान को करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मनु, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, उनका ऐसा मानना था कि एक इंसान की आयु 100 साल की है, तो उन्होंने उस 100 साल को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। वो 4 पार्ट थे, 25-25 यानी कि 4 पार्ट, टोटल 100। ओके, तो पहला जो 25 साल का पीरियड था उसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मचार्य आश्रम। उसके बाद जो अप टू 50 एज सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है उसको कहा जाता है गृहस्थ आश्रम, उस तक रहता है। उससे 50 के बाद वानप्रस्थाश्रम अप टू 75, और 75 के बाद होता है संन्यास आश्रम। ऐसे उन्होंने 4 मनु ने एक इंसान के लाइफ के 4 पार्ट्स बताए। तो ये 16 सैक्रामेंट, 16 संस्कार हर एक व्यक्ति के साथ ये होना चाहिए, उसके जन्म से पहले से उसके मृत्यु के बाद तक। अगर कोई इंसान ये फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू मनु, तो उसी ने एक अच्छा जीवन उसका होता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। ओके, ऐसी एक रिचुअल्स थी उन लोगों की। तो ये 16 संस्कार है, ये फॉलो किया जाता था। गर्भधान, देन पुंसवनम, सीमोन्तनयना, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधा, उपनयना, समावर्तन, विवाह संस्कार, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम एंड अंत्येष्टि। ये 16 या फिर 16 सैक्रामेंट्स है, 16 संस्कार, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। ओके, फर्स्ट देखेंगे अभी पहला संस्कार, गर्भधान। ओके, गर्भधान। ओके, this sanskar is performed by both parents and consists of a prayer for begetting a child in order to continue the tradition of Hindu and also the progress of the human race. Okay, भगवान की प्रार्थना की जाती थी उनको गर्भधारणा होने के बाद कि अच्छा उनको बच्चा जन्म में आ जाए। ओके, या फिर गर्भधारण के लिए भगवान की प्रार्थना की जाती थी, कोई यज्ञ किया जाता था जिसको गर्भ, और उसके बाद गर्भधारणा होती थी। नेक्स्ट है पुंसवना, पुंसवन जिसको कहा जाता है। दिस संस्कार इज परफॉर्म ड्यूरिंग द 3rd-4th month of pregnancy by reciting Vedic hymns to invoke divine qualities in the fetus which is developing as a child. फीटस को यानी कि माँ को, उसको क्या कुछ वैदिक हाइम्स कुछ सुनाया जाता था, जिससे क्या होता था, बच्चे के ऊपर अच्छे गर्भ संस्कार होते थे, उसकी अच्छी डेवलपमेंट होती थी। फीटस जिसको हम बच्चा भी नहीं कह सकते, तो जो फीटस रहता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ओके, इनसाइड द मदर एम्ब्रियो, उसको फीटस कहा जाता है। तो उसके ऊपर संस्कार होते थे। ओके, नेक्स्ट है सीमोन्तनयना। This sanskar is performed during the 7th month of pregnancy when prayers are offered to God for the healthy physical and mental growth of the child. सीमोन्तनयना ये कब किया जाता था, परफॉर्म ड्यूरिंग द 7th month of the pregnancy। ऐसा सिरोमनी होता था एक, जिसको अभी मॉडर्न लैंग्वेज में क्या कहा जाता है,
बेबी शॉवर फॉर द गुड और हेल्दी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड के लिए ये सेरेमनी किया जाता था। फॉर विथ प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती थी 7th मंथ की, जिसकी प्रेगनेंसी जिस वुमेन की रहती थी उसके साथ किया जाता था, जिसको अभी मॉडर्न लैंग्वेज में बेबी शॉवर कहा जाता है। नेक्स्ट है जात कर्म। मंत्रास आर रिसीटेड फॉर ए हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ द चाइल्ड एट हिज बर्थ। उसको क्या मंत्रास थोड़ा सा कान में उसके सुनाई दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जात कर्म। ओके, रिसीडेड फॉर ए हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ द चाइल्ड एज हिज बर्थ। नेक्स्ट है नामकरण विधि। हमारा सभी का नामकरण विधि हो गया है। ओके, इसी को क्या पांचवा संस्कार है, फिफ्थ सैक्रामेंट है, जिसको नामकरण विधि भी कहा जाता है, नामकरण कहा जाता है। द नेम फॉर द बेबी इज सिलेक्टेड सच दैट मीनिंग कैन इंस्पायर द चाइल्ड टू फॉलो द पाथ ऑफ राइटनेस। ओके, नामकरण विधि किया जाता था और इसको क्या कहा जाता है, नामकरण विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निष्क्रमण। ओके, ये सिक्स्थ सैक्रामेंट्स है, इसको निष्क्रमण भी कहा जाता है। इसमें क्या होता था, टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस संस्कार इज परफॉर्म इन द 4th month आफ्टर बर्थ वेयर द चाइल्ड इज मूव आउटसाइड द हाउस। ओके, जब बर्थ के बाद 4 मंथ का जब चाइल्ड हो जाता था, देन फर्स्ट इसको जब इंट्रोड्यूस किया जाता था वर्ल्ड, या फिर जब उसको घर से बाहर निकल की दुनिया दिखाई जाती थी, बाहर का कैसा आकाश पेड़ पौधे जब दिखाए जाते थे 4th मंथ को, उसको क्या कहते हैं, निष्क्रमण। ओके, इसको क्या कहते हैं, निष्क्रमण, इस विधि को कहते हैं। 7वां है संस्कार अन्नप्राशन। इसको अन्नप्राशन कहा जाता है, गिविंग सॉलिड फूड टू द चाइल्ड। ओके, इन द 6th, 7th और 8th मंथ चाइल्ड इज गिवन सॉलिड फूड। चाइल्ड को फर्स्ट सॉलिड फूड जब इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, अन्नप्राशन। ओके, नेक्स्ट है मुंडन। मुंडन ये 8वां संस्कार है, 8th सैक्रामेंट्स है। फर्स्ट हेयर कटिंग। This is performed during the 1st or 3rd year of age when the child hair completely removed by shaving. जन्म से जो बच्चे के ऊपर जो बाल रहते हैं ये रिमूव किए जाते हैं एक सेरेमनी अरेंज करके, उसको क्या कहा जाता है, मुंडन कहा जाता है। ओके, फर्स्ट हेयर कटिंग ऑफ द चाइल्ड। कर्णवेधा यानी ईयर पियर्सिंग। दिस संस्कार, ओके, 9th सैक्रामेंट है, ये 9th संस्कार है, ईयर पियर्सिंग। दिस संस्कार इज परफॉर्म इन द 3rd और 5th ईयर। जब बच्चा 3 या 5 साल का होता है तो फर्स्ट टाइम उसके क्या कहता है, ईयर पियर्स किए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप इमेज में, तो इसी को क्या कहते हैं, कर्ण वेधा कहा जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार है, एंशिएंट टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है उपनयना या फिर उपनयना विधि। ओके, सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी। ओके, these introduce the male child to a teacher in order to receive education and marking the entry of the child to ब्रह्मचार्य। जो मैंने आपको पहले बताया, मनु ने 4 जो लाइफ स्टेज बताए, उसमें जो पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम, उसमें अगर आपको प्रवेश करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उपनयना करना पड़ेगा, और इसी के साथ ही आपकी क्या स्टार्टिंग होती थी, टीचिंग। टीचर को आपको इंट्रोड्यूस किया जाता था, वहीं पे आप वेद पढ़ सकते थे, या फिर अदर कोई आपको नॉलेज लेना है, लाइक वॉर लाइक आपको कोई नॉलेज लेना है तो आपको उपनयन संस्कार कंपलसरी करना ही पड़ेगा। ओके, दिस इज अबाउट दी उपनयन संस्कार। नेक्स्ट है 11th सैक्रामेंट्स या फिर 11वां संस्कार, जिसको कहा जाता था वेदारंभ। ओके, इसका मतलब है स्टडी ऑफ वेदास। ओके, स्टडी ऑफ वेदास। उपनयन के बाद
उनको जो स्टडी के लिए भेजा जाता था उसको क्या जाता है, वेदारंभ। दिस संस्कार इज परफॉर्म एट द टाइम ऑफ उपनयना और विद इन 1 ईयर द गुरु टीचेस द गायत्री मंत्र। बच्चा बच्चा जब उपनयन संस्कार होता था तो उसके बाद उनको क्या करना पड़ता था, गुरु के पास भेजा जाता था, एंड देन गुरु टीचेस देम गायत्री मंत्र और उनकी शिक्षा का प्रारंभ होता था। अगर जिस बच्चे का या फिर कोई व्यक्ति का उपनयन विधि नहीं होता था तो उसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था। प्रोबेबली ऐसा कहा जाता है कि जो शूद्र कम्युनिटी के जो लोग थे उनका उपनयन विधि करना मतलब मना था, उनका उपनयन नहीं होता था, इसके लिए इसी वजह से वो लोग क्या रहे, स्टडी से या फिर टीचिंग से दूर रह गए, इसके लिए वो लोग सोसाइटी में डिक्रीज होते चले गए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है समावर्तन, 12th 12वां संस्कार है रिटर्निंग होम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। दिस संस्कार इज परफॉर्म एट द एज अबाउट 25 ईयर। उपनयन करने के बाद जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता था अप टू एज ऑफ 25 वो पढ़ता था, तब उसका ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होता था। वो ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होने के बाद ये संस्कार होता था उसके ऊपर समावर्तन, यानी कि वो जिसका वो टीचर था, जहाँ पे वो शिक्षा के लिए जाता था, वो टीचर की वो परमिशन लेता था और वहां से वो निकल जाता था, अपनी रिटर्न लाइफ में आ जाता था और वहां पे उसका ब्रह्मचर्याश्रम खत्म हो जाता था। और फिर एक दूसरा संस्कार उसके ऊपर होता था, उसको कहा जाता है विवाह। ये 13 सैक्रामेंट्स था, 13वां संस्कार जिसको हम कहते हैं विवाह यानी मैरिज। This sanskar not only helps to tie the two person for a lifelong journey with the witness of the sacred fire and the elders and with the chanting sacred Vedic hymns, but also helps them undertake pledge to be fulfilled during this journey. There is no concept and rituals of divorce in Hindu sanskar. ओके, वैदिक पीरियड में जो शादी होती थी वहां पे ऐसा कौन सा भी नियम नहीं था कि आप डाइवोर्स ले सकते थे। एक बार किसी औरत का किसी के साथ विवाह होता था तो वो कौन से भी रीजन में उसके साथ वो डाइवोर्स नहीं ले सकती थी, उससे अलग नहीं हो सकती थी। ओके, तो ये नियम था विवाह। जब विवाह होता था उसी उसी के बाद ही वो कहाँ पे प्रवेश करते थे, नेक्स्ट स्टेज में लाइफ के, जिसको मनु ने सेकंड पार्ट बताया है, जिसको हम गृहस्थ आश्रम बताते हैं। गृहस्थ आश्रम में जाते थे, फिर शादी के बाद बच्चे होते थे, फिर जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी सामाजिक या फिर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सब उनको पूरा करना पड़ता था इंडिविजुअल को उसको। और उसके बाद उस सबसे अप टू एज ऑफ 50 और 60 नेक्स्ट संस्कार था, उसको कहा जाता है वानप्रस्थाश्रम। ओके, वानप्रस्थाश्रम अप टू एज ऑफ 50 और नाउडेज 60 इयर्स रिटायरमेंट होती है। रिटायरमेंट के बाद वानप्रस्थ यानी सभी कामों से रिटायरमेंट लेना और सिर्फ भगवान की भक्ति में रहना। ओके, इसी को क्या कहा जाता है, वानप्रस्थाश्रम। ये 14वां संस्कार था, 14 सैक्रेमेंट्स था। उसके बाद आता है 15 सैक्रेमेंट संन्यास यानी कि renunciation. This sanskar is performed after वानप्रस्था for spiritual accomplish. मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको सभी लाभ क्रोध मोह माया छोड़कर संन्यास आश्रम में जाना है, भिक्षाटन करना है और इसी के ऊपर ही अपनी लाइफ क्या करनी है, आपको जीनी है। इसी को कहा जाता है संन्यास आश्रम। ओके, ये एक पिक्चर है, ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। ओके, ऐसे वस्त्र प्रदान करके सब कुछ छोड़ के प्रॉपर्टी या फिर कोई और जो थिंग्स थी वो छोड़ के हमको संन्यास लेना पड़ता है। एंड द लास्ट सैक्रामेंट्स इज 16 सैक्रामेंट्स इज द अंत्येष्टि। अंत्येष्टि 16वां संस्कार है, अंत्येष्टि। ओके, सबके साथ ये संस्कार कंपलसरी होता ही है और दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, इमेज दिख रहा है आपको। दिस इज द फाइनल संस्कार परफॉर्म आफ्टर डेथ बाय हिज ऑर्डर और हर डिसेंडेंट एंड फॉलोज। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके साथ ये संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि, प्रॉपर अंत्येष्टि। ओके, इसी के बाद ही उस
जो व्यक्ति है वो मरता है उसी की आत्मा को शांति मिलती है और वो उसको मोक्ष मिलता है या फिर वो भगवान के पास जाता है। ऐसा 16 संस्कार में उन्होंने बताया है। ओके, दिस वाज अबाउट द 16 सैक्रामेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यज्ञस। ओके, वैदिक पीरियड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है वो है यज्ञस। ओके, लेटर वैदिक पीरियड में उन्होंने प्रेयर्स करना बंद कर दिया था और वो भगवान को खुश करने के लिए या फिर अपनी बात भगवान तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, यज्ञ आरंभ करते थे। लाइक अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऐसे यज्ञ करते थे। लेकिन वो यज्ञ करने के लिए उनको किनके माध्यम से वो करते थे, तो ये जो ब्राह्मण्स थे, हाँ, उन्हीं के माध्यम से वो उनको यज्ञ करना पड़ता था, क्योंकि समाज में ऐसी मान्यता थी कि अगर इन लोगों की कुछ बात या फिर इनको अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो यही माध्यम है कि ये लोग इनकी बात भगवान तक पहुंचा सकते हैं। और माध्यम क्या था, तो ये अग्नि, आप इमेज में देख सकते हैं कि ऐसी इसमें अग्नि में आहुति दी जाती थी। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और फिर भगवान को प्रसन्न किया जाता था। एंशियंट इंडिया में ऐसे बहुत सारे यज्ञ थे, लाइक राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ था वो राजा का जो शिरोमणि था लाइक राज्याभिषेक उस वक्त किया जाता था। फिर अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ का उल्लेख हमको रामायण में मिलता है। प्रभु राम ने ये यज्ञ किया था। क्या किया जाता है इसमें, घोड़े को भेजा जाता है, छोड़ा जाता है, उसके ऊपर जो राज्य का राजा होगा उसकी राज्य मुद्रा रहेगी और जो हॉर्स रहता है, घोड़ा, जो जहाँ पे घूमेगा, जिस एरिया में घूमेगा वो पूरा एरिया उस राजा का होगा। अगर किसी को दिक्कत है उसके ऊपर तो वो उस घोड़े को पकड़ सकता है और उस राजा के साथ युद्ध या फिर वॉर कर सकता है। ऐसी प्रोसीजर थी अश्वमेध यज्ञ की। अगर किसी राजा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो उस राजा का आधिपत्य मान लेता था। ओके, एंड नेक्स्ट यज्ञ था इम्पोर्टेंट, वो था पुरुषमेध यज्ञ। इस पुरुषमेध यज्ञ में क्या होता था कि 11 पुरुषों की बलि दी जाती थी। ओके, जो वॉर होता था उसके बाद अगर कोई कैदी पकड़ जाते, प्रिजनर्स पकड़े जाते थे, उनकी बलि दी जाती थी राजा की तरफ से। ओके, दिस वाज अबाउट द यज्ञ। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे फॉर द वैदिक सोसाइटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए और मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम मैनिएक्स को सब्सक्राइब कर दो और अर्ली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन दबा दो। थैंक यू। Every single day, I'm gonna make